डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे ज्विटर आयन के व्यवहार को हमने पढ़ा था कि अगर वह मीडियम अम्लीय है तो केटाइन के रूप में संख्या ज़्यादा रहती है और बेसिक है तो एनाइन के रूप में संख्या ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर वो इक्विलिब्रियम अवस्था में रहता है अर्थात केटाइन और एनाइन की संख्या बराबर होती है तो वो इक्विलिब्रियम में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर रहता है और ये हर अमीनो एसिड की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। और जैसा हम जानते हैं कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स के रूप में प्रोटीन की संरचना करते हैं और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जैसा आप देख रहे हैं दो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल जो हैं अगर हम आपस में जोड़ें तो COH का OH और NH2 का एक H मिलकर वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करता है और एक बॉन्ड बनाता है C+ONH। इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड से बना है तो इसको हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। अगर वो तीन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है तो उसे ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। जैसा आप इसके अंदर देख रहे हैं अगर R=H है तो वो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है पहला, और दूसरे वाले में R' अगर H है तो वो भी ग्लाइसिन है। तो ये जो डाइपेप्टाइड बनेगा इसका नाम होगा ग्लाइसिल ग्लाइसिन, जिसको GLY.GLY भी लिखते हैं। ये एक डाइपेप्टाइड है। आपने देखा होगा कि पहले वाले अमीनो एसिड को हम आइल के रूप में लिखते हैं और दूसरी अमीनो एसिड्स जो पीछे है उसको फुल फॉर्म के ऊपर लिखते हैं। जैसा एक दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, अगर R=H है और R'=CH3 है तो पहला वाला अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन होगा, दूसरा वाला एलेनिन होगा, तो इसका नाम होगा ग्लाइसिल एलेनिन। अगर एलेनिन पहले होता और ग्लाइसिन बाद में होता तो हम लिखते एलेनाइल ग्लाइसिन, यानी जो पहले वाला अमीनो एसिड है उसको आइल के रूप में लिखा जाता है। अब तीसरा एक उदाहरण ले रहे हैं जिसमें ग्लाइसिल जुड़ा है, एलेनिन जुड़ा है और सेरेनिन जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ग्लाइसिन एलेनिन से जुड़ता है और फिर एलेनिन जो है वो सेरेनिन से जुड़ता है, इसलिए इसका नाम जो है वो ग्लाइसिल एलेनाइल सेरेनिन है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो भी अमीनो एसिड्स पहले आएंगी लास्ट वाले से, सबसे लास्ट वाले से, वो पूरे लास्ट वाला सबसे पूरा लिखा जाएगा और पहले जितने भी होंगे उसी सीक्वेंस में वो आइल के रूप में लिखे जाते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो C+ONH होता है। जैसा हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो कार्बन के साथ जा कर के एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो NH के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो NH2 और CO हैं ये एक ही प्लेन के अंदर, किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड में एक ही प्लेन के अंदर रहते हैं। जो NH का H है और कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, क्योंकि NH और CO तो एक ही प्लेन में है, लेकिन नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अगर जुड़ा हुआ है वो प्लेन के नीचे है तो ऑक्सीजन C+O का ऊपर जुड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं CN बॉन्ड लेंथ की। नॉर्मली जो CN बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.32 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन पेप्टाइड के केस में 1.32 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन पेप्टाइड के केस में ये बॉन्ड छोटी होती है नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से, जो कि 1.47 होती है, जो ये प्रदर्शित करती है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। क्योंकि हमने देखा कि जो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया था कार्बन वाले ग्रुप की, तो नाइट्रोजन ने उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया था, पार्शियल डबल बॉन्ड, इसलिए ये बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी होती है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं पेप्टाइड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अगर हमें कोई अमीनो एसिड बनाना है तो उस पेप्टाइड का स्ट्रक्चर हमें ज्ञात होना चाहिए। पेप्टाइड के स्ट्रक्चर को ज्ञात करने के लिए हम कई मेथड्स काम में लेते हैं। उसमें से पहला मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। हम किसी भी पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं अम्लीय माध्यम में 6 मोलर HCl माध्यम में, और 24 घंटे तक 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम अगर गर्म करते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। जैसा हमने अभी उदाहरण लिया था ग्लाइसिल एलेनाइल, और उसके बाद अगर मान लीजिए फिनाइल एलेनिन है तो आपके पास
तीन जो है वो अमीनो एसिड ग्लाइसिन, एलिलीन और फिनाइल एलिलीन जो है वो 6MHCl के साथ 24 घंटे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड अपने अपने अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। अब हम ये देखें कि अमीनो एसिड्स तो हमने बना लिए कि ग्लाइसिन मिल गया, हमें एलिलीन मिल गया और फिनाइल एलिलीन मिल गया, लेकिन ये किस सीक्वेंस में जुड़े हुए थे? तो उसी सीक्वेंस में अगर हम अमीनो एसिड्स को फाइंड आउट करें तो वही प्रोटीन की संरचना हमको मिलेगी। अगर ये सीक्वेंस थोड़ा सा भी बदल जाएगा तो बदलने पर दूसरा अमीनो एसिड जो है वो बन जाएगा। तो पहले हाइड्रोलिसिस से हम ये पता लगा सकते हैं इसमें कितने टाइप के अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हम जो प्रॉब्लम है वो ले रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, और इसको हम एंड ग्रुप एनालिसिस भी कहते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे NH2 ग्रुप फ्री रहता है और राइट हैंड साइड पर COH ग्रुप फ्री रहता है। तो जो NH2 ग्रुप फ्री रहता है उसको हम कहते हैं एन टर्मिनल, और जहाँ पर कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में फ्री रहता है उसको हम कहते हैं C टर्मिनल। अभी पहले हम डिस्कस कर रहे हैं C टर्मिनल अमीनो एसिड डिटर्मिनेशन। इसके अंदर हम पॉलीपेप्टाइड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्राज़ाइड के साथ ट्रीट करते हैं, NH2 के साथ हीट करते हैं। तो ये C टर्मिनल एनालिसिस है। तो यानी राइट हैंड साइड पर जो COH ग्रुप फ्री होता है वो NH2 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और पानी के रूप में मॉलिक्यूल OH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से और NH2 से एक हाइड्रोजन निकल करके ये बना लेता है C डबल बॉन्ड ONH हाइड्राज़ाइड। ये जो मिक्सचर बनता है इसको एब्जॉर्ब किया जाता है पॉजिटिव एक्सचेंज रेजिन में और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में डाला जाता है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी से हाइड्राज़ाइड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, सो दे आर एब्जॉर्ब्ड बट द फ्री अमीनो एसिड पासिस थ्रू दी कॉलम। तो फ्री अमीनो एसिड वाले जो ग्रुप होते हैं वो पास आउट हो जाते हैं और जो NH2 अपनी अधिक क्षारकता के कारण जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कॉलम में से पास होते हैं। इनको एक एक करके कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर लिया जाता है और इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जो पहले अमीनो एसिड मिलता है उसको वो ज्ञात कर लेते हैं कि वो कौन सा अमीनो एसिड है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मिलता है उसको ज्ञात कर लेते हैं, फिर तीसरा मिलता है उसको ज्ञात कर लेते हैं। यही सीक्वेंस जो होता है वो पॉलीएमाइड के अंदर मौजूद होता है। सो C टर्मिनल एनालिसिस के लिए हम एक दूसरा मेथड और काम में लेते हैं जो है रिडक्शन मेथड। इस मेथड के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या लिथियम बोरोहाइड्राइड जैसे रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो काम में लिए जाते हैं, जो C टर्मिनल को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस कर देते हैं और इस रिड्यूस पेप्टाइड को पानी के द्वारा हाइड्रोलाइज करके अमीनो एसिड्स का और अमीनो अल्कोहल का मिक्सचर प्राप्त किया जाता है। इसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा सेपरेट कर लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें COH ग्रुप जहाँ पे है राइट हैंड साइड में फ्री है उस पर R1 ग्रुप जुड़ा है, फिर R2 ग्रुप जुड़ा है और जहाँ N टर्मिनल है वहाँ पर R3 जुड़ा है। जब इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ की जाती है, जो COH ग्रुप है और पेप्टाइड बॉन्ड टूटता है वो CH2OH में बदल जाता है। ये CH2OH जो होता है वो सेपरेट आउट कर लिया जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। अब हम नेक्स्ट टेक्निक ले रहे हैं एन टर्मिनल एमिनो एसिड डिटर्मिनेशन। तो अब हम जो एनालिसिस का डिटर्मिनेशन करेंगे वो उल्टे हाथ पर करेंगे जो कि NH2 ग्रुप है। इसमें पहला मेथड्स है सेंगर मेथड और DNB मेथड। सेंगर रिएजेंट्स जो होता है वो होता है 1-फ्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। तो DNB जो काम में लिया गया है, DNB जो काम में लिया गया है यहाँ B होगा, ये 1-फ्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन है। इसकी रिएक्शन जब पॉलीपेप्टाइड के साथ की जाती है तो जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन NH2 के हाइड्रोजन से मिलकर HF मॉलिक्यूल निकालता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस में की जाती है और इस तरीके से हम इस पेप्टाइड को लेबल्ड कर देते हैं। लेबल्ड करने के बाद इसकी जब अम्लीय हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो जो किनारे वाला COH वाला अमीनो एसिड जो होता है वो सेपरेट हो जाता है और
बाकी जो बची हुई पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो N2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल अमीनो एसिड येलो कलर का कंपाउंड बनता है। तो COH के उस ग्रुप को हम ये कह सकते हैं, NH2 ग्रुप को हमने प्रोटेक्ट कर दिया। COH का एक जो है वो अमीनो एसिड आइसोलेट हो गया। आइसोलेट होने के बाद इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर वापस से 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन के द्वारा इसकी रिएक्शन की जाती है, फिर COH वाला नेक्स्ट जो होता है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट को फाइंड आउट। तो इस तरह से एक सीक्वेंस चलता रहता है और इस सीक्वेंस के द्वारा हम अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करते जाते हैं और अमीनो एसिड जो होता है वो सेपरेट आउट जो है वो हो जाता है। इसमें एक दूसरा मेथड और है जिसको हम कहते हैं एडमंड मेथड। एडमंड मेथड में फिनाइल आइसोथायोसाइनेट काम में लिया जाता है, इसकी पॉलीपेप्टाइड के साथ रिएक्शन की जाती है। ये बेसिक मीडियम में होती है। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल NH2 पर जा कर के जुड़ जाता है। ठीक उसी तरीके से इसको हम कहते हैं कि ये लेबल्ड पेप्टाइड है और जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो COH का किनारे वाला अमीनो एसिड आइसोलेट हो जाता है और बाकी अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो फिनाइल थायोहाइड्रेटोइन बना लेते हैं। इस मेथड को बार बार रिपीट किया जाता है तो COH के साइड वाला एक एक अमीनो एसिड जो है वो आइसोलेट हो जाता है और इस तरीके से इसका सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया जाता है। जब हमें सीक्वेंस पता लग जाता है तो हम पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस भी कर सकते हैं। जिस सीक्वेंस में ये अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं उनको एक एक करके हम ऐड करते जाते हैं और इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड के रूप में जो होते हैं वो कंबाइन करके पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। इसमें इंसुलिन बनाया जाता है जो कि एक पॉलीपेप्टाइड है। राइबोक्सी न्यूक्लियस जो है वो बनाया जाता है जो कि एक पॉलीपेप्टाइड है। तो इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड्स का जो है वो डिटर्मिनेशन किया जाता है, सीक्वेंस फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट यूनिट में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे उसका हम सिंथेसिस कैसे करते हैं। थैंक यू।